एक्चुअली सिविल्स रैली को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उसका बेसिकली करंट अफेयर वाला है, जो डेली करंट अफेयर जो होता है, उसके लिए मैं कुछ टाइम तक उसको फॉलो किया। फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन जो होता है, उस टाइम पे सिविल्स रैली का काफ़ी रोल था। उस टाइम पे मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे सिविल्स रैली के प्लेटफॉर्म पे, एंड उन्होंने जो भी पॉइंटर्स बताए थे वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। सेकेंड अटेम्प्ट में एक्चुअली सिविल्स रैली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, खासकर कि मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पे। तो सजल सर का एक ये आंसर राइटिंग का ये होता है सेशन, या आप स्मैश क्या मेंस बोलते हैं उसको, प्रोग्राम टेस्ट होता सीरीज। है। हाँ, स्मैश मेंस प्रोग्राम जो रहता है वो काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि नॉर्मल जो टेस्ट सीरीज होता है वो तो आप टेस्ट दे देते हैं, फिर उसका इवेलुएशन आ जाता है। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि उनका जो रिव्यू जो वो करते थे, या जो बात करते थे कि आप किस एरियाज में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए आंसर में। तो ये जो पर्सनलाइज्ड टाइप का जो अप्रोच, ये हेल्प जो मिला था, इसने काफ़ी हेल्प किया मेरा। मतलब ऐसे में भी सही, ऐसे में भी मेरे नंबर 20 नंबर के करीब जो बढ़े हैं। साथ ही ऑप्शनल सॉरी आपके जो चारों जीएस को मिला के भी अराउंड 50 मार्क्स का मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सिविल डेली के टेस्ट सीरीज ने। अनफॉर्चुनेटली आपका इस अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ होता, क्या आप थर्ड अटेम्प्ट देते? कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स डेली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स डेली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेंटर एंड एडुकेटर एट सिविल्स डेली। स्वागत करता हूं आप सभी का इस टॉपर टॉक के शो में, जहां पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, याद है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वंस द रिजल्ट्स विल बी आउट, वंस द फाइनल रिजल्ट विल बी आउट, वी विल रिक्वेस्ट आवर सिविल्स डेली टॉपर्स टू थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे साथ आए, बातचीत करें और आपसे भी बातचीत करें, आपके क्वेश्चंस लें। सो वी हैव नोटेड डाउन कपल ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली, और आई एम गोइंग टू आस्क टुडे आउट ऑफ बहुत सारी क्वेरीज थी, सो आई एम गोइंग टू आस्क, आई एम गोइंग टू पुट दोस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ आवर टॉपर। सो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, थंबनेल पे दिख गया होगा टॉपर कौन है, लेकिन अभी जो आपने ट्रेलर देखा है, जो आपने एक स्मॉल टीजर देखा है, वो बहुत ही छोटा सा टीजर है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टिल यूपीएससी जो रिजल्ट आया, जो क्लियर हुआ है। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्मॉल जर्नी ऑफ आवर टॉपर, ओके, जिनका नाम है प्रखर, प्रखर नाम है, प्रखर चंद्रकार, रैंक 102 अमेजिंगली, और वी आर गोइंग टू शेयर सम अमेजिंगली इनक्रेडिबल इनसाइट्स। सो थोड़ा सा एक इंट्रो में देना चाहता हूं प्रखर के बारे में। सो प्रखर हैज बीन वेरी वेरी first of all busy person, not in terms that he has not given time to it, but because he is a working professional, he is occupied with a lot of things. Prakhar is working with I think assistant critical railways in Odisha, and he has been working from last 2 years, and बिल्कुल वही जॉब है, 9 to 5 वाला जो सिस्टम है, एंड डेडिकेशन के साथ वो जॉब भी करनी है, लेकिन साइमल्टेनियसली he was also preparing for UPSC civil services. So it's really tough for somebody who is a working professional, या टाइम देना बहुत, मतलब चैलेंजिंग बहुत होता है। लिटरली सामने वाली जॉब को भी आपको सेटिस्फाई करना है, उसके चैलेंजेस को मीट करना है, और एग्जिस्टिंग जो मेरा ड्रीम है, जो सपना है, उसको भी फोड़ना है यार। सो इट इज नॉट ईजी, नॉट एट ऑल ईजी एक्चुअली, ठीक है। आखिर आसान रहता तो ये यूपीएससी नहीं रहता ना, है ना। सो प्रखर ने दूसरे प्रयास में, यानी सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी को फोड़ दिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनफैक्ट प्रखर इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन इंटरव्यू अच्छा हुआ था, बट जीएस में मार्क्स कम होने की वजह से उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। लेकिन आप ये देखिए कि प्रखर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स क्लियर किए थे, सेकंड अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स मेन इंटरव्यू को ही फोड़ दिए। ही हैज क्लियर्ड यूपीएससी इन हिज सेकंड अटेम्प्ट, एंड नाउ इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है आईएएस, और इनको आईएएस मिलेगा। सो फ्यूचर और बन चुके हैं जो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा,
आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं प्रखर, बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं सिविल्स दिल्ली के साथ, बहुत ही इनका अच्छा एसोसिएशन रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरव्यू टॉक्स टू स्मैश मेंस प्रोग्राम. सो हियर प्रेजेंटिंग प्रखर रैंक 102. प्रखर, थैंक यू सो मच आप हम हमारे साथ जुड़े, और सिविल्स दिल्ली की तरफ से पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत बहुत थैंक यू सिद्धार्थ. ग्रेट. आपके इस बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालना, इट मीन्स अ लॉट टू अस. थैंक यू सो मच. एंड you've been very kind and you've been very gentleman throughout your journey. So कैसा लग रहा है अभी प्रखर? ये तो बहुत बहुत अच्छा है. एक्चुअली इसको डिफाइन करना, इसको डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल है. ये एक्सपीरियंस तो मतलब ये कुछ अलग ही है. मतलब इसको एक्चुअली में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है वर्ड्स में. राइट, आई मीन जी. इट इज एक्चुअली, ये सारी फीलिंग्स, इट्स लाइक वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं यार, फिर जी मतलब. जी. Right, so I totally understand because I have been through with these emotions, and in fact when I have done interviews, बहुत सारे interviews हमने conduct किए हैं, वो शब्द बयां नहीं हो पाते, मतलब वो बहुत कुछ चल रहा होता है. जैसे वो जी होता है जी. ना कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो एक कोई डेफिनेशन नहीं होती उसकी. तो वैसे ही ये एग्जाम जब आप क्लियर कर लो ना, तो कोई एक डेफिनेशन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो. हाँ, ये तो बहुत सही चीज बोला आपने. मतलब ये कोई एक तरीके से इसको नहीं बता सकते, या कोई एक शब्द नहीं है इसको बताने के लिए कि कैसा फील करते हैं मतलब इसको. राइट right. और दूसरी चीज, एक्चुअली मैं तो आपकी सिंप्लिसिटी पे बहुत मतलब फैन हूं, आपके सिंप्लिसिटी का. मुझे बताया गया है, मुझे जो स्मैश मेंस की हमारी टीम है, वो वहां से जो फीडबैक आपके लिए आए हैं, सो इट्स इनक्रेडिबल यार. मतलब इस सिंप्लिसिटी के साथ आप अभी भी मतलब ऑलरेडी यू आर इन गवर्नमेंट सर्विसेज, एंड नाउ अब तो आपको भाई आईएएस की उस जबरदस्त पद पे आप नियुक्त होने वाले हैं. सो आई थिंक सिंप्लिसिटी, मतलब ये शुरू से आपके साथ है या फिर मतलब कभी रहा नहीं? ये मैं क्या बोलूं, वो तो खैर ये जो नेचर है वो तो रहता ही है शुरू से, ऐसा कुछ अलग नहीं है. राइट, ग्रेट. सो शुरू करते हैं इस टॉपर टॉक के शो के. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे साथ, और जो एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्यूचर टॉपर्स हम उनको कह सकते हैं, दे एक्चुअली वेरी वेरी क्यूरियस टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आपसे, आपकी जर्नी कैसी रही है. क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बच्चा आपसे शायद कनेक्ट कर सकता है, कोई बच्चा शायद आपके कहानी से कनेक्ट कर सकता है, आपके इस संघर्ष से, आपके इस जर्नी से कनेक्ट कर सकता है. अगर आपकी कहानी सुन के एक बच्चा भी ये क्रैक कर दे, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है, और आई एम श्योर आपके लिए भी एक बहुत अचीवमेंट होगी. जी जी, सर्टेनली. मींस अगर कोई एक भी आदमी इस चीज से अगर इंस्पायर होता है या इस तरफ अगर इसका ये होता है, तो वो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए भी. बस इसी चीज को हम मुमकिन कर रहे हैं, और इस टॉपर टॉक के सिविल्स दिल्ली के इस प्रोग्राम से. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. सो लेट अस स्टार्ट. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिजीत ने हमसे पूछा था कि सर मतलब आपने 2 बार कैसे प्रीलिम्स फोड़ दिया, मतलब पहली बार में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड देन यू डिड नॉट स्टॉप, एंड देन यू अगेन प्रीलिम्स. व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी देन? एक्चुअली दो दो प्रीलिम्स मैंने दिए हैं. दोनों में मेरा जो स्ट्रेटेजी था वो बहुत अलग था, अगर मैं सही बताऊं तो. मैंने जो पहला प्रीलिम्स दिया था 2020 में, तो उसमें ये था कि मेरे पास टाइम काफी था. मतलब क्योंकि कोविड के कारण से चीजें जो थी वो पोस्टपोन हो गई थी, तो इसलिए मुझे काफी राइट, टाइम मिल गया था. तो जो राइट, कन्वेंशनल अप्रोच जो होता है कि आपके सारे स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो, देन आपका करंट अफेयर वाला जो पोर्शन कंप्लीट हो, जहां से भी आप कंप्लीट आपका आप पढ़ रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज. मतलब मैंने भी अराउंड 40 से 50 टेस्ट सीरीज, टेस्ट बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लगाए थे. तो ये 40 मेरा टू अप्रोच 50. था. अप्रोक्सीमेटली इतने टेस्ट मैंने दिए थे प्रीलिम्स के लिए. ओके, तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये अप्रोच था, और ये ओके, बेसिकली ये हेल्प किया. सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ ये कि मैंने वही जो इंटरव्यू मेरा काफी लेट था, फिर रिजल्ट आया अराउंड 24 सितंबर को. राइट, उसके बाद में जो प्रीलिम्स था वो था 10 अक्टूबर 2021 को. राइट, तो यहाँ पे मतलब टाइम बहुत कम था मेरे लिए, अराउंड 2 वीक्स था. और इसके साथ में मेरा एक्चुअली ट्रेनिंग जो रेलवेज का था वो भी चल रहा था, और वो अचानक से 2 हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था. तो यहाँ पे मैं और कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, मैंने टेस्ट नहीं दिए.
करंट अफेयर भी बहुत लिमिटेड पढ़ा मैंने। और मेरा जो फोकस था वो उस टाइम पे था स्टैटिक पोर्शन पे। मैंने अपना स्टैटिक पोर्शन एटलीस्ट 2 से 3 बार ट्राई किया उसको रिवाइज करने का, जो भी स्टैटिक थे। और उसके साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो मैंने सॉल्व किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट मैंने सॉल्व किए थे, अच्छा। एलिमिनेशन ओके। ट्राई करने का, और बेसिकली एक अप्रोच ये डेवलप करने का कि कैसे एक्चुअल पेपर में सॉल्व किया जा सकता है। तो मतलब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं कोई क्वेश्चंस आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो, ये मेरा फीलिंग था। तो मेरा ये मतलब मोटा मोटी मेरा ये था सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे। तो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया था, बहुत लिमिटेड मैंने किया था। टेस्ट मैंने 1-2 ही दिए थे। और मेरा जो पूरा फोकस जो था उस टाइम पे स्टैटिक को अपना रिवाइज करने पे था। ओके। तो ये मेरा दूसरे प्रीलिम्स पे ये मेरा फोकस, मेरा ये अप्रोच था। ओके, मतलब इन नटशेल अगर हम कहें तो आपने मैक्सिमम टेस्ट सीरीज लगाई है, आपने स्टैटिक पोर्शन को काफी रिवाइज किया है, एंड देन पीवाईक्यूज के टेस्ट सीरीज लगाई है, राइट? जी राइट हाँ, एंड ये जी जी। राइट विद दी मतलब एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज करना चाहते थे, राइट? 50-50 मतलब मतलब हाँ, वो डिग्राम्स। एक कैसे किस टाइप से, क्योंकि एग्जाम यूपीएससी ने ही बनाया है क्वेश्चन। तो मतलब मेरा अप्रोच था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए बट एक अप्रोच डेवलप करने के लिए कि किस अप्रोच के साथ में एक्चुअल एग्जाम में आपको जाना चाहिए। राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि 40-50 टेस्ट मॉक टेस्ट लगाए। सो मुझे एक हाईलाइट शेयर करेंगे दैट व्हाट एनालिसिस डू यू ऑब्जर्व दैट यू गेट आफ्टर attempting 50 why shall we actually solve test series? क्यों करना चाहिए हमें, और क्या एनालिसिस होना चाहिए उसका? मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज के कई सारे एडवांटेज हैं, या कई सारे बेसिकली चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको टेस्ट देना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो टेस्ट में ये होता है कि आपका प्रैक्टिस होता है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने होने चाहिए, कितने किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज, एक और चीज जो ये है कि वो नॉलेज बिल्डअप करने के लिए भी टेस्ट काफी काम आता है। कि अगर आप उतने टेस्ट दे देते हैं फुल लेंथ टेस्ट, तो उसमें ये होता है कि पिछले साल के जो भी करंट अफेयर बेस्ड या स्टैटिक बेस्ड जो सवाल आज मतलब उनको भी काफी कुछ वो कवर कर लेता है। तो ये दो मेजर उस पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट को देखता था मैं। फिर मे बी अगर ये कुछ इस टाइप के जो आप किस टाइप से एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, जो ये जो अप्रोच होता है ये डेवलप करने में भी काफी हेल्पफुल रहता है जो टेस्ट रहता है वो। राइट। नो, थैंक यू सो मच कि आपने इस क्वेश्चन को आंसर किया। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि हमें टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए यहाँ पे। सो अगर अगर एक एक एस्पिरेंट का सवाल, ये भी एक एस्पिरेंट का सवाल ही है जो मैं करने जा रहा हूँ। अभिलाष ने पूछा है, इन केस अगर आपको बताना हो दैट हाउ वुड एनीबडी can start preparing for UPSC. Let's take an example that if somebody wants to crack 2023, then what should be their approach to crack prelims? क्योंकि prelims I think ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, और वहीं पे आधी से ज्यादा जनता मतलब निकल जाती है, राइट? सो जी एंड एवरीबडी वांट्स टू क्रैक प्रीलिम्स बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैथ्स मेंस में 4 देना चाहते हैं बिकॉज दे हैव दैट राइटिंग स्किल्स, लेकिन वो प्रीलिम्स का फेज नहीं पार कर पाते हैं। So, अगर if you have to guide somebody, let's say there is an aspirant in front of you, if you have to guide कि 2023 का हम कैसे उसको स्मैश कर सकें? मेरे हिसाब से अगेन अगर किसी को 2023 का देना है एग्जाम, तो सबसे पहला चीज जो उसको करना चाहिए वो होता है, एक तो होता है सिलेबस। हालांकि प्रीलिम्स का सिलेबस इज नॉट दैट वेल डिफाइंड है। और सेकेंड थिंग होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्चुअली में एनालाइज करना चाहिए फॉर स्टार्टिंग, कि किस तरह से सवाल पूछ रहा है, किन एरियाज पे ज्यादा उसका फोकस है। बट मतलब ये चीज एक्चुअली में ये नहीं करना चाहिए कि यूपीएससी ने इस एरिया से सवाल पूछा है या इस एरिया से सवाल नहीं पूछा है तो आगे भी कभी नहीं पूछेगा। ये चीज तो कभी मतलब ये नहीं करना चाहिए। बट क्या पैटर्न रहता है उसका या क्या थॉट प्रोसेस रहता है उसका कोई सवाल बनाने के टाइम पे, तो ये राइट। चीज होना चाहिए।
फिर मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस थिंग दैट जो बेसिक्स हैं, स्टैटिक पोर्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। करंट अफेयर जो है वो एड ऑन होता है, वो राइट, बिल्ड बिल्ड करता है आपका सब्जेक्ट, बट करंट अफेयर इज नॉट द बेस जिस पे आपका प्रिपरेशन जो है वो ये होना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। राइट, तो ये मेरा ये रहेगा, आपके जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको आप प्रॉपरली पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार जबकि आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाए उस सब्जेक्ट के साथ में। तो राइट, ये मतलब ये एक बेसिक अप्रोच मेरे हिसाब से होना चाहिए। राइट। सो इन केस हम कैसे उस जर्नी को, फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इज एन लर्नड स्कॉलर है, उसको सब पता है, एंड सो कैसे वो अपना ऑप्शनल चूज करें, कैसे वो फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या करें, लास्ट के 3-4 महीने में क्या करें, वो एक टाइम मैनेजमेंट हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से ये है कि अगर मतलब ऑप्शनल चुनना सबसे पहला मतलब काम होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो एक बहुत बड़ा पोर्शन बनाता है आपका, वो आपका मेक एंड ब्रेक वाला काम कर सकता है ऑप्शनल जो होता है वो। तो राइट, ऑप्शनल डिसाइड करना इज अ वेरी प्रायोरिटी थिंग। मेरा जो ऑप्शनल था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, वो मेरा बैकग्राउंड भी है, उसमें मैंने बीटेक भी किया है। चीज जो है वो ऑप्शनल चुनने के लिए वो होता है इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज में। आपका बैकग्राउंड अगर है उस फील्ड में तो वो बहुत अच्छी बात है। स्टिल अगर नहीं है तो आपको थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करके कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको 1 1.5 साल 2 साल आपको उस सब्जेक्ट के साथ में बिताना है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो चीज़ आपको एक टाइम के बाद बर्डन लगने लगेगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये एक अप्रोच होना चाहिए मेरे ख्याल से ऑप्शनल चुनने के लिए। और उसके बाद में एक बार ऑप्शनल आपने चुन लिया है तो उसको आप ऑप्शनल चुनने में टाइम दे सकते हैं, 2 महीना भी आप दे सकते हैं उसको चुनने में कि क्या आपको ले रहे हैं। बट एक बार आपने ले लिया है तो आप उससे स्टिक करिए, ट्राई कीजिए कि उसके उससे आप स्टिक करके रह रहे हैं। आप बार बार ऑप्शन चेंज करेंगे तो आपका बाकी प्रिपरेशन जो है उसको भी बहुत ज़्यादा वो नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा। तो ये एक रहेगा। और उसके अलावा जो है, अगर फर्स्ट 6 मंथ्स की अगर मैं बात करूं, राइट, तो अगेन वही मैं जो बोल रहा था कि आपको जो आपके बेसिक बुक्स हैं, जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको आपको पढ़ना है। साइमल्टेनियसली आपका ऑप्शनल भी चलते रहना चाहिए जिस भी तरह से आपका ये है। बट आपके जो जीएस के जो 4 सब्जेक्ट्स के जो पोर्शन है वो आपका एक बार स्ट्रांग होना चाहिए। आपके जो भी बेसिक किताबें हैं वो आप कंप्लीट कीजिए, मतलब 1 बाय 1, एंड देन आप उस पर एड ऑन करते रहिए करंट अफेयर का, न्यूज़पेपर हो गया या फिर आपके जो मंथली कंपाइलेशंस वगैरह जो होते हैं। कोई भी एक चीज़ आप मतलब दोनों ही चीज़ें, मतलब न्यूज़पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो दोनों ही चीज़ों का आपको ये करना पड़ेगा। फिर ओवर द पीरियड इस चीज़ को मतलब डेवलप कीजिए। फिर लास्ट के जो 2 3 महीने होते हैं, चाहे वो प्री के पहले हो या मेंस के पहले हो, तो फोकस शुड बी ऑन द प्रैक्टिस एस्पेक्ट, कि आपको राइट, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उस कंडीशन में आपको एक पेपर लिखना है, आपको 100 क्वेश्चंस बनाने हैं, सॉल्व करने हैं। तो वो अप्रोच एक डेवलप करने की कोशिश करना है आपको लास्ट के 2 3 महीने में। प्लस रिविजन जो रहेगा वो चलते रहेगा, रिविजन रिविजन शुड बी डन कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे आपका कोई एक सब्जेक्ट जो है वो पीछे छूटा जा रहा है, और तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये मतलब ये मेरा मोटा-मोटी ये अप्रोच रहना चाहिए। ओके, ओके। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। दोस्तों, आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट प्रखर के पिताश्री छत्तीसगढ़ कलेक्ट्रेट में रीडर हैं और माताश्री टीचर हैं। तो आप देख सकते हैं जो बिल्कुल ही बहुत ही सामान्य संपन्न परिवार से आते हैं और हमारे आपके जैसे ही। ओके, सो आप सिंप्लिसिटी देख के आप खुद समझ सकते हो कि ये जो नेचर है और प्रकार की जो बात करने का तरीका, इट्स कमिंग फ्रॉम वेयर, राइट? सो बेसिकली सारे रिसोर्सेज और बहुत सपोर्ट किया है फैमिली ने, और आई थिंक उनके सपोर्ट और उनके आशीर्वाद की बदौलत ही आज प्रखर ने इस एग्जाम पे फतह हासिल कर ली है। 102nd रैंक इज एन इनक्रेडिबल रैंक एक्चुअली, और आईएएस वाला जो प्रेफरेंस है वो मिलना, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, जो प्रखर कई सालों से वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं।
मुझे एक चीज जाननी थी प्रखर। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आपने कहा कि आपने बीटेक किया है एनआईटी, एनआईटी रायपुर कहाँ से। से? रायपुर से 2017 में, जी। राइट? सो जो घर का माहौल है, जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं या जो कॉलेज में आपको एक्सपोजर मिल रहा है, इज दैट रेलेवेंट फॉर क्रैकिंग यूपीएससी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट? कुछ रेलेवेंस है उसका? कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत ये होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर प्ले करता है आपकी जी। कि आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, साथ ही साथ में आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। तो राइट। इन सब चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है पूरे यूपीएससी के प्रिपरेशन में। यूपीएससी मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक साल आप कमरे में बंद होके पढ़ते हैं, सिर्फ वही चीज नहीं होता। यूपीएससी एक ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी का एक ये होता है, पार्ट होता है। उसको राइट। टेस्ट करने का एक तरीका होता है। और वो पर्सनैलिटी जो होती है वो आपकी मतलब एक ही साल में डेवलप नहीं होती, वो आपका बचपन ही से जो भी आपका एक्सपोजर रहा है वो उसके थ्रू डेवलप होता है। तो इन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट ये ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं रहा तो फिर कोई इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। राइट। मतलब हो सकता है कि किसी का कोई बैकग्राउंड ऐसा ना हो कि जो कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो, बट स्टिल दैट पर्सन हैज एन इक्वली गुड चांस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। दैट इज व्हाट आई फील। सो मतलब किसी को भी ये नहीं करना चाहिए कि कोई एनआईटी से नहीं आया है या आईआईटी से नहीं आया है तो उसको एक डिसएडवांटेज रहेगा। वो एक एडवांटेज होता है, पॉजिटिव इफेक्ट जरूर डालता है, बट उसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें होती हैं जो कि आपको प्रोपेल कर सकती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ यूपीएससी। राइट। राइट, आई मीन आई लिटरली अग्री विथ यू। जिसके पास रिसोर्सेज हैं, ऑफ कोर्स उनको एडवांटेज लेना चाहिए और एक सही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जिसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, वो थोड़ा सा उनको मे बी डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, बट हाँ, देर आए दुरुस्त आए, जो कहावत है, लेकिन हाँ वो कंप्लीट हो जाती है। वेल, थैंक यू सो मच। ये जो आपने लाइट डाली इस क्वेश्चन पे, बिकॉज माँ बाप भी अच्छे संपन्न होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, हम कॉलेज स्कूल में अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, और हमारे टीचर्स भी अच्छे होते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन हम फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच दैट ये लाइट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा सुने अपने आसपास के, मतलब 5 लोगों के एवरेज हो, ऐसे कहा जाता है, जी। राइट? सो ग्रेट। अभी हम चलते हैं मेंस की तरफ। प्रीलिम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। फॉर एग्जांपल 2022 का जो प्रीलिम्स अभी हुआ है, लेट्स से कि देयर आर पीपल हु क्रैक्ड एग्जाम्स। मैंने जो अप्रोच रखा था, जो 2021 का मैंने ये प्रीलिम्स दिया, उसके बाद में मेरा ये अप्रोच था कि अभी मोटा मोटी 3 महीने करीब बाकी हैं मेंस के एग्जाम होने में। तो आपको पहला जो 1 मंथ है, क्योंकि थोड़ा जी। एक अनसर्टिनिटी रहता है जब तक रिजल्ट नहीं आता, तो बट आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये टाइम जहाँ पे वेस्ट हुआ तो वो आगे आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। इस टाइम पे मैंने ये किया था, मैंने अपना ऑप्शनल और एथिक्स इन 2 सब्जेक्ट्स पे काफी काम किया। ऑप्शनल ओके। को मैंने जितने बार हो सकता था उतने बार ट्राई किया रिवाइज करने का। और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा एक्चुअली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मैंने ट्राई किया कि जितने अलग अलग सोर्सेज से हो सके अच्छे क्वेश्चंस मैंने ट्राई किया उसको सॉल्व राइट। करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये मेरा, ताकि ऑप्शनल का जो है वो ज़्यादा अच्छा हो सके। और दूसरा चीज़ जो था वो मेरा था एथिक्स को मैंने ट्राई किया कि इस 1 मंथ में एथिक्स मेरा कंप्लीट हो जाए या जितना अच्छा हो सके। वो बेसिकली मेरा ये अप्रोच था। उसके भी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन टेस्ट सीरीज वगैरह। तो ये मेरा लास्ट शुरू के 1 मंथ में मेरा ये अप्रोच था। उसके बाद में अगेन आपको फिर जो बाकी जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको उन पे काम करना है। और आपका टेस्ट सीरीज जो रहेगा दोनों का ही, ऑप्शनल का प्लस आपके जीएस का एंड एसए का, इसके टेस्ट सीरीज पे आपको काम करना पड़ेगा, जो बाकी जो 2 महीना जो बचेगा उसमें। ओके। सो आपसे कहाँ गलती हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से मेरा जो एक चीज जो मैंने कम नहीं कर पाया वो था मेरा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं हो पाया था, खासकर एसए का। एंड जीएस के भी मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट उतने सो नहीं यू लिए मीन लिखे। प्रैक्टिस एज एन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, या आंसर फिर? राइटिंग
ओके आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस और मतलब वो एक अप्रोच डेवलप करना, वो थॉट प्रोसेस डेवलप करना, राइट वो राइट उतना ठीक से मे भी नहीं हो पाया था। तो ओके मैंने उस चीज को ही ट्राई किया करने का। ओके ऑलराइट सो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ पे मार्क्स कमाए थे, कौन से सब्जेक्ट में, पेपर में, सॉरी? मेरे एक्चुअली जी ऐसे में थे, ऐसे में 103 थे, तो वो थोड़ा एक कम था। उसके ओके अलावा मेरा GS1 में भी 75 मार्क्स था। ओके अ, ओके और GS2 में 2, 3, 4 तीनों में ही अराउंड 92, 95 इसके बीच में था। ओके गॉट और इट। मेरा फिर ऑप्शनल में था, मेरा 260 था टोटल। आई थिंक ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल, ये तीन थोड़े से लेवरेज पॉइंट होते हैं जहां पे आप मतलब ये खींच सकते हो उसको, राइट? ये यहाँ पे जरूर, हाँ मतलब मुझे भी ये लगता है कि इन तीन जगहों में ही खींच सकते हैं, क्योंकि बाकी तीन जो GS होते हैं उसमें ऑन एन एवरेज नंबर जो होते हैं वो ये हो जाते हैं, बैलेंस आउट हो जाते हैं, सभी के ऑलमोस्ट नियर बाई होते हैं। तो अगर ऑप्शनल में आप ज्यादा नंबर खींच पाते हैं और ऐसे में एथिक्स में, तो ये तीन पेपर में अगर आप अच्छा खींच पाते हैं तो अपने नंबर को, अपने रैंक को काफी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। राइट। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने मार्कशीट एनालिसिस की है, रैंक 1 की, रैंक 6, रैंक 28, मतलब 8-10 रैंक होल्डर्स की हमने मार्कशीट एनालिसिस की। एंड आई ऑब्जर्व दीज 3 पैरामीटर्स, एक ऐसे, एक एथिक्स, एथिक्स का भी एक है, बहुत बड़ा रोल है, और ऑफ कोर्स हम्म। ऑप्शनल। सो जो रैंक 1 है श्रुति शर्मा, उनका सबसे ज्यादा मार्क्स एथिक्स में आया है, और इनफैक्ट शी इज ऑल्सो जीएस टॉपर। और सबसे ज्यादा इनफैक्ट उनका जितना एथिक्स में है उतना मार्क्स नहीं आया किसी का। इट्स लाइक शी हैज स्कोर्ड 139। सो हम एक एक जब एनालिसिस हम कर, राइट राइट, सो इट्स अ ह्यूज, ऑफ कोर्स, क्योंकि इट्स Huge। मोर लाइक बहुत ही फिलोसॉफिकल हो जाता है, केस स्टडी भी होती है लेकिन फिलोसॉफिकल हो जाता है, इज लाइक ऑल द डेफिनेशंस एंड कंटेंट एंड एवरीथिंग। बट जहां पे एक हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, जीएस 1 2 3 1 2 3 लगातार पढ़ते रहते हैं, न्यूज देखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहां पे लोग खेल जा रहे हैं वो है GS4। कहां पे लोग खेल रहे हैं इज लाइक GS, सॉरी, ऐसे। हाँ ये तो मतलब 139 इज तो वेरी गुड स्कोर, मतलब राइट ये मैं तो सर्टेनली ये तो मतलब एक है कि वो आपका ऐसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल, ये तीन तो मतलब बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। मेरे केस में राइट अगर मैं देखूं तो ऐसे में मेरे 120 का मार्क्स हैं, वो एवरेज के करीब हैं अगर देखा जाए। जी जी एथिक्स में थोड़ा ऑन द लोअर साइड में है, मेरा 90 है टोटल। और मेरा लेकिन ऑप्शनल में मेरा काफी लास्ट ईयर से काफी इम्प्रूव हुआ था। मेरा ऑप्शनल में टोटल मेरा था 316 मार्क्स, 316। 316। तो जी अरे क्या बात है, अमेजिंग यार, दिस इज जस्ट, आई मीन, बियॉन्ड एवरेज, एक्चुअली बियॉन्ड एवरेज। सो द एवरेज, हाँ ऑप्शनल का एवरेज तो 250 260 70 तक जाता है, अबव 300 इज अमेजिंग मेरे ख्याल से। ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल इज हाँ इज द रियल गेम चेंजर एक्चुअली आपके मार्कशीट में। हाँ, मेरे मेरे मार्कशीट में तो ऑप्शनल ने ही काफी, मतलब काफी क्या, उसने ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे हिसाब से। राइट मतलब ये चलिए ये रहा कि भाई एनआईटी, इंजीनियरिंग, ये सब कुछ, आईईएस आपने भी निकाला हुआ है, तो हाँ इन सब का मतलब पूरा आपके ऊपर, आपने पूरा यूटिलाइज किया है इस इंफॉर्मेशन को। हाँ सर्टेनली, मतलब जो ESC के टाइम पे जो प्रिपरेशन था वो काफी काम आया इस बार, मतलब जो रैंक आया है उसमें। Right, great, great. No, thank you so much. So the message I wanted to give here is, guys, please focus on ethics part as well, क्योंकि आप इसको इग्नोर करते हो। आप लास्ट के महीने में, मेरे ख्याल से आप लास्ट का 4 महीने बचता है तभी आप पढ़ते हो एथिक्स, सो दैट इज नॉट एथिकल। सो प्लीज आप उसको एक कोर्स का ही पार्ट माने, एंड दैट्स इन स्कोरिंग, एज प्रखर हैज ऑलरेडी सेड, एंड वी हैव सीन रैंक 1 स्कोर एंड कपल ऑफ 4 more रैंकर्स, दैट की एथिक्स इज स्कोरिंग है, इतना ही वी कैन से एक्चुअली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दीज ऑल थिंग्स, प्रखर। मूविंग फॉरवर्ड, सिविल्स डेली कैसे आया आपके लाइफ में, और कैसे, क्या हेल्प सिविल्स डेली की तरफ से आपको मिली? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हेल्प मिली थी? कैसे इंटरव्यू में आपने जो मुझे स्टोरी बताई थी? एक्चुअली सिविल्स रैली को मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है उसका
बेसिकली करंट अफेयर वाला जो डेली करंट अफेयर जो होता है, उसके लिए मैं कुछ टाइम तक उसको फॉलो किया। फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन जो होता है, उस टाइम पे सिविल्स दिल्ली का काफी रोल था। उस टाइम पे मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे सिविल्स दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे, एंड उन्होंने जो भी पॉइंटर्स बताए थे वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और उसमें एक्चुअली रेलवे से रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी उन्होंने पॉइंट आउट किया था, कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था, उन चीज़ों को ये किया था। तो सर्टेनली इट हेल्प मी टू गेन एन टू गेट अ गुड डिसेंट स्कोर इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में एक्चुअली सिविल स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, खासकर कि मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पे। तो सजल सर का एक ये आंसर राइटिंग का ये होता है सेशन, या आप स्मैश क्या बोलते मेंस हैं उसको, टेस्ट प्रोग्राम होता सीरीज, है। हाँ, स्मैश मेंस प्रोग्राम जो रहता है वो काफी हेल्पफुल था। क्योंकि नॉर्मल जो टेस्ट सीरीज होता है वो तो आप टेस्ट दे देते हैं, फिर उसका इवेलुएशन आ जाता है। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि उनका जो रिव्यू जो वो करते थे, या जो बात करते थे कि आप किस एरियाज में आप ज्यादा काम कर सकते हैं, क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए आंसर में। तो ये जो पर्सनलाइज्ड टाइप का जो अप्रोच, ये हेल्प जो मिला था, इसने काफी हेल्प किया मेरा। मतलब ऐसे में भी सही, ऐसे में भी मेरे नंबर 20 नंबर के करीब जो बढ़े हैं। साथ ही ऑप्शनल, सॉरी, आपके जो चारों जीएस को मिला के भी अराउंड 50 मार्क्स का मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सिविल डेली के टेस्ट सीरीज ने। फिर इसका जो अगेन आपका मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था सिविल दिल्ली का इस अटेम्प्ट में भी, तो उन्होंने भी ओके, काफी सारे पॉइंटर्स फिर से बताए कि और कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं मिस आउट कर रहा था, स्पेशली रेलवे से रिलेटेड और एनटीपीसी से रिलेटेड, उन्होंने एक्चुअली में काफी हेल्प किया मेरे इस प्रिपरेशन के टाइम पे। राइट। सो आई थिंक हमारे जो मॉक इंटरव्यू के जो पैनलिस्ट थे, आई थिंक उसमें से भी एक रेलवे से थे, आईआरपीएस से एक, हाँ जी राइट? जी, आई वो थिंक आईआरपीएस थे, उनसे हाँ आपको सर। इनसाइट्स मिली होगी काफी। हाँ हाँ, उन्होंने काफी कुछ मतलब बताया कि यार कहाँ पे आप क्या कर रहे हो करके। तो उनका मतलब उन्होंने काफी सही सही पॉइंटर्स बताए थे, जो कि एक्चुअली में हेल्पफुल भी रहे थे मेरे फाइनल इंटरव्यू में। ओके। सो आपके मतलब सजल सर कैसे मेंटोर करते थे आपको, मतलब एक एक वीक का प्लान कैसे देते थे वो, क्योंकि उनके प्रोग्राम में आई थिंक आप एक मेंस इज आपको मेंस लिखा होना चाहिए, दैट दिस इज हाउ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज। सो कैसे मेंटोरिंग वो करते थे? हाँ, मतलब मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर का जो टेस्ट अपना ये इंटरव्यू दिया था, उसके बेसिस पे यहाँ पे ये हुआ था। तो इसमें यही था कि आप वो टेस्ट देते थे, एंड देन वो टेस्ट को इवेलुएट करते थे, और उसके बेसिस पे वो लोग फिर सर जो है वो बात करते थे कि आप किस किस एरियाज में आपको ज्यादा काम करना है। तो उन्होंने कुछ कुछ पॉइंटर्स बताए थे, जैसे कि आपको कुछ फैक्चुअल चीजें भी इंक्लूड करनी चाहिए आपके आंसर्स में, खासकर इंट्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कंक्लूजन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड काफी सारे पॉइंटर्स बताए थे। सारे तो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया था, बट कुछ पोर्शन जरूर मैंने ट्राई किया कि जितना हो सकता है मेन एग्जाम में भी उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। मैंने ट्राई किया उसको करने का, और आई थिंक उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। खासकर जीएस 1 में जैसे अगर मैं देखूं तो अराउंड 30 मार्क्स के अराउंड मेरा जो इम्प्रूव हुआ है। तो ओके, उसमें इन सब में मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। तो उनका एक्चुअली काफी पर्सनलाइज रहता है जो बात करते हैं वो भी। तो ये भी मतलब एक अच्छा फीडबैक के टाइप का काम करता है ये। राइट, ग्रेट। सो हाँ, अभी रिसेंटली हमने भी, बिकॉज प्रीलिम्स आर ओवर, सो वी हैव अगेन पब्लिश्ड आवर दिस प्रोग्राम, एंड अगेन उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, क्योंकि जिसने कभी मेंस नहीं दिया है तो सजल सर नहीं ले पाते हैं उसको। मेन तो यही कि अगर आपने एक मेंस लिखा है, सो यू हैव सम एक्सपीरियंस दैट हाउ योर आंसर इज गेटिंग इवेलुएटेड बेस्ड ऑन योर मार्कशीट एंड ऑल। एंड क्योंकि फिर एक एक आपको पैरामीटर मिल जाता है कि यार इसकी मार्कशीट थी इसके प्रीवियस मेंस की, मुझे इन इन एरियोज पे काम करना है, एंड देन दिस इज हाउ एक्चुअली ही वर्क्स। सो अच्छी या चीज है, मतलब आउट ऑफ एक्चुअली 50 कैंडिडेट्स 42 जो स्मैश मेंस के थे वो सेलेक्ट हुए हैं, सो इंक्लूडिंग यू एज वेल, आप भी हो उसमें। सो या, एंड this is how it is. Well, thank you so much for answering these questions. So moving on to something very very general, कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नोट्स को लेके, यार नोट्स कैसे बनाए, प्रीलिम्स की अलग है, करंट अफेयर्स की अलग है, और
इतना ज्यादा डेटा है, इतना ज्यादा कंटेंट है, मतलब कैसे बर्दाश्त करें उसको? नोट्स मेकिंग मतलब आपका एक्चुअली मेरा जो नोट्स मेकिंग था, मैंने करंट अफेयर के लिए सच कोई नोट्स नहीं बनाए थे। कंपाइलेशंस के जो आते थे मैं उसमें ही अंडरलाइन करके या उसको ही हाईलाइट करके मैं रिवीजन के लिए, मेरे लिए जो नोट्स का पर्पस होता है कि आपको रिवाइज जल्दी आप कर सकें, तो मेरा जो रिवीजन था वो मेनली उनसे ही होता था। फिर जो मेरा मेन जो नोट्स मेकिंग का आप बोल लीजिए वो था मेंस के लिए। मेंस में जो सिलेबस है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है यूपीएससी ने। जी जी। और मोटा मोटी जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस पूछता है वो भी उन टॉपिक्स से रिलेटेड होता है। कई बार तो वो टॉपिक डायरेक्टली ही एज अ क्वेश्चन उन्होंने पूछा है काफी काफी टाइम। तो मेरा ये था कि कई सारे जो चीजें हैं वो तो दे दी हुई हैं किताबों में। आपका लक्ष्मीकांत देख लीजिए, स्पेक्ट्रम देख लीजिए, या कोई भी और किताब है, उसमें टॉपिक्स मेंशन्ड है, बट कई सारे टॉपिक्स हैं वो उतने अच्छे से मेंशन नहीं है। खासकर इश्यूज जैसे कि आपके गवर्नेंस के जो आपके टॉपिक्स हो गए, या सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये बहुत फ्रिंज टॉपिक्स है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स मुझे लगते हैं। तो मैंने इन सब पे थोड़ा सा ये किया था कि इन सब के अगर नोट्स बना सके, खासकर मतलब टॉपिक वाइज नोट्स कि जो मेंस में जो सिलेबस दिए हुए हैं, सिलेबस के टॉपिक वाइज नोट्स मैंने ट्राई किया उसको बनाने का। तो ये मेरा अप्रोच था, क्योंकि ये मेंस में फिर रिवीजन में भी काफी हेल्पफुल रहता है। आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको 7-8 मिनट में आंसर लिखना है, तो आपको उतना ज्यादा सोचने के लिए टाइम नहीं रहता। तो ये मेरा अप्रोच था एक्चुअली नोट्स मेकिंग को लेकर के। ओके ओके। एंड व्हाट अबाउट प्रखर द रिवीजन प्लान? क्योंकि एक एस्पिरेंट है, वो आई थिंक नाम नहीं लिखा था, शायद ओप्पो 397 है। सो क्या रहेगा, मतलब रिवीजन का क्या पर्सपेक्टिव है, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब स्क्रैच टिल टिल प्रीलिम्स, या फिर मेंस का एक रिवीजन का क्या फंडा बनता है? रिवीजन मेरे हिसाब से बहुत रेगुलर इंटरवल्स में होना चाहिए। अगर ओके। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है या एक टॉपिक पढ़ लिया है, मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं बोलता हूँ, टॉपिक वाइज एक्चुअली आपका टॉपिक। रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, फिर आप एक हफ्ते बाद उसको रिवाइज करने जाएंगे तो वो चीज़ आपसे नहीं हो पाएगा। राइट। तो आप कोई भी, आप जैसे इकोनॉमी का टॉपिक आप पढ़ते हैं जीडीपी वाला, तो उसमें आपने पढ़ लिया मान लीजिए फर्स्ट टाइम उसको, फिर कुछ टाइम बाद, 3-4 दिन बाद या इस टाइप से वो एक फर्स्ट रिवीजन होगा। फिर राइट। उसके बाद में तो इस टाइप से एक रेगुलर इंटरवल में रिवीजन होना चाहिए। तो इस तरह से आपका पूरा सब्जेक्ट भी मतलब रेडी हो जाता है। तो उसको प्रॉपर पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, फिर उसको रिवाइज कीजिए। तो वो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और ज़्यादा इजी होता है मतलब। ओके ओके। ग्रेट। एक एक और क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन के आ रहा है यहाँ पे। यू गॉट आमीन, somebody with the name of आमीन, आई थिंक शी और ही, आई थिंक पता नहीं क्या ना। सो आमीन इज आस्किंग कि आपका जब मतलब when you knew कि that you could not clear actually in the first attempt, आपका इंटरव्यू जब फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया in 2020, सो हाउ डिड यू मेकअप योर माइंड? आपको ये नहीं लगा कि अरे यार मतलब रहने देते हैं यार, मतलब इतना मेहनत करके भी क्या? फिर व्हाई डिड यू ऑप्टेड फॉर द सेकंड वन? ये थॉट प्रोसेस जो था कि फिर से करते हैं, सो ये वाली चीज एक बार मुझे बता दीजिए, या फिर जो एस्पिरेंट है। हाँ। मेरे हिसाब से मतलब ये तो एक लो पॉइंट रहता है कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे या किसी भी स्टेज से आप बाहर आ गए, बट अगेन वही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार निकाल सकते हैं सभी। तो ये जो बिलीफ जो रहता है खुद पे, खुद पे ही, और मतलब अपने प्रिपरेशन पे जो आपने अब तक किया है कि अभी तक तो किया है, इस पे थोड़ा एड ऑन करके, थोड़ा कुछ और मेहनत करके हम निकाल सकते हैं। तो ये मे भी ये एक माइंडसेट होना चाहिए। तो मतलब इस अप्रोच के साथ एक्चुअली में जाना चाहिए कि यार आपको सेकंड अटेम्प्ट या और भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से फेलियर तो मतलब वो होता ही रहता है। मतलब आपको बहुत कम 600-700 लोग ही सेलेक्ट होते हैं। राइट। बट अगेन आपको यू हैव टू एक्चुअली मेक अप योर माइंड एंड गेट रेडी अगेन, कि आपको ये होना चाहिए, मतलब ये करना है ये एग्जाम ऐसा करके। तो मेरे हिसाब से एक ये मोर ऑफ एन इंटरनल प्रोसेस है कि आप इंटरनली आप खुद को रेडी रखिए। मतलब एग्जाम हो रहा है तो दोनों ही चीजें पॉसिबिलिटी हैं कि आप सक्सेस भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो आपको दोनों ही आउटकम के लिए रेडी होना चाहिए। ये एक्चुअली राइट। मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला था कि
दोनों ही चीजें पॉसिबिलिटी है, और इसका मजा तभी आता है कि आपको पता हो क्या आपको दोनों ही चीजें हो सकती हैं, है ना। हो राइट। सकता है कि आप फेल हो जाएं, तो उसका भी एक ये है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी भी तरह से, किसी भी गलत तरीके से, बट ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट का, ओवरऑल ग्रोथ का। उस पूरी जर्नी का एक प्रोसेस है, ये पार्ट है। राइट। नहीं, अब बहुत अच्छी बात बोली है कि ये मतलब विचारों के कश्मकश में हम जूझते रहते हैं हर टाइम, हर वक्त, कि होगा नहीं होगा, क्या करें क्या ना करें, मतलब इस बार नहीं हुआ अब क्या करें। सो ये एक सेल्फ डाउट होता है, ये एक बर्नआउट भी फील होता है समटाइम्स, बट व्हिच यू राइटली सेड दैट कि हम रिजल्ट्स की परवाह किए बिना हम अपना कर्म करें, हम अपना काम करना चाहिए। एंड आखिर सफलता एक बार में नहीं, एक बार में तो वैसे भी नहीं मिलती है, और अगर एक बार में जिसको मिल जाती है फिर आगे चुनौतियां फिर आती हैं। सो मेरे हाँ, मेरे हिसाब से सक्सेस तो लाइफ टाइम प्रोसेस है। आपने आज जो गोल अचीव किया, कल आपके लिए कोई दूसरा गोल होगा, आपकी सक्सेस की डेफिनेशन दूसरी हो जाएगी। सो दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा, एक एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं हर हर कैंडिडेट से पूछता हूं, और वो स्टेटमेंट ये है कि आप मुझे बताइएगा कि विच वन डू यू गो विथ। ओके, कहते हैं कि लाइफ्स में एग्जाम होते हैं, लेकिन एग्जाम को लाइफ नहीं बनानी चाहिए। हाँ, ये एक्चुअली मैं इस पॉइंट को मैं रेस करना चाहता था कि एग्जाम जो है वो लाइफ का एक पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत अभी एक्चुअली में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमको लगता है कि यार ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा करके, बट ये लाइफ का एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, मतलब ये लाइफ खुद में नहीं है, ये लाइफ जो है और मतलब ये पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज आया कि वो एक महाराष्ट्र के जो एक कैंडिडेट थे, इन्होंने ये किया था, सुसाइड किया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि राइट। मतलब लाइफ ना बन जाए एग्जाम। एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, लाइफ इज अ राइट। वेरी लॉन्ग जर्नी, और लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो ये एग्जाम सिर्फ एक बहुत इनसिग्निफिकेंट, अभी हमको बहुत सिग्निफिकेंट लगता है, बट हम जब बैकएंड में देखते हैं तो ये बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज होती है आपके इसके लिए। तो एग्जाम इज नॉट अ लाइफ, लाइफ इज वेरी बिग थिंग, and it is राइट। exam is a very small drop in this very big ocean, I believe. राइट। नो, ग्रेट, थैंक यू सो मच इसको क्लैरिफाई करने के लिए। और जब आप जैसे कैंडिडेट्स और आप जैसे एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, और अब आई मीन एक आईएएस ऑफिसर, जब आप ऐसा बोलते हैं तो बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इट एक्चुअली मेक्स अ लॉट मोर सेंस व्हेन इट कम्स फ्रॉम योर माउथ एक्चुअली, बिकॉज यू हैव सर्वाइव्ड, यू हैव फेस्ड दोज डे एंड नाइट। आपने वो मेहनत की है यार, आपने मतलब पता है आपको कि क्विट नहीं करना है। एंड इट एक्चुअली बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, आई थिंक टू एवरीबडी, कि जब ऐसी न्यूज हमें सुनने में आती है दैट समबडी इज कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ही और शी कुड नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो इवन मेरे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, प्रखर, यू वोंट बिलीव, कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे आर मेंटली ड्रेन्ड, दे हैव कैपेसिटी, दे वो फाड़ सकते हैं, मतलब वो रैंक 100 वाले हैं, बिल्कुल आप जैसे हैं, लेकिन वो मेंटल स्टेट उनका नहीं है। दे कंफ्यूज्ड एवरी मोमेंट, दे कंफ्यूज्ड, उनको अफर्मेशन चाहिए, उनको एक एक मतलब वैलिडेशन चाहिए। सो इट इट आई थिंक आपकी ये जो क्लिप है उसको हम सेपरेट शॉर्ट्स बना के हम डालेंगे डेफिनेटली, कि एक वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम फ्रॉम एन आईएएस ऑफिसर एंड रैंकर जरूर पहुंचे कि यार समझो आप लोग कि इट्स नॉट अबाउट द एंटायर लाइफ आप इस पे डिपेंड हो। हाँ, सो या, ये थैंक यू सो मच। एक दो और क्वेश्चंस हम लेंगे लास्ट के, कि क्योंकि सिंस यू वर वर्किंग प्रोफेशनल और आप जॉब करते करते आपने एग्जाम क्लियर किया है, सो मतलब हाउ डिड यू मैनेज? एक्चुअली मैं सही बताऊं तो मैं काफी लकी था। मेरा जो ये जर्नी जो हुआ था, ये ट्रेनिंग, मेरा जो रेलवेज का जो ट्रेनिंग होता है ये काफी हेक्टिक रहता है, बट स्टिल मुझे एक्चुअली काफी सपोर्ट मिला मेरे जो सीनियर्स, जो प्रोफेसर्स जो थे, और साथ ही मेरे फ्रेंड्स जो रेलवेज में जो काम कर रहे हैं, कि इन्होंने एक्चुअली काफी इस चीज को स्मूथ कर दिया। जहाँ पे मुझे कहीं पे छुट्टी चाहिए था वो भी मुझे बहुत आसानी से मिल अच्छा। गया था। बट अगेन मैं मतलब ये चीज सभी के लिए ये नहीं होता, और वर्किंग प्रोफेशन के साथ तैयारी करने का मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली
जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन किया था तो वो मेरा एनटीपीसी के साथ में ही था, जी, और एनटीपीसी का भी इक्वली हेक्टिक जॉब है वो जो है, इट कमिश्निंग इज। में था मैं। तो और यहाँ पे भी काफ़ी सारे मेरे सीनियर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे हिसाब से वो ये है कि आपको अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना है। आपका जो काम रहेगा 8-9 घंटे का, वो उसमें आप किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो आपकी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ। तो वो उस टाइम को अगर मैं साइड कर दूं, तो फिर आपका जो मैक्सिमम टाइम है इट शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडीज। सो आपको मतलब आप जैसे काम से आ रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए, फिर आप पढ़ाई कीजिए। तो ये एक अप्रोच आना चाहिए। प्लस आपके जो भी सैटरडे संडे है या और भी कोई जो हॉलीडेज हैं, उसमें आप मैक्सिमम टाइम जो है वो आप यू शुड एक्चुअली अलॉट टू टुवर्ड्स स्टडिंग दोज थिंग्स। राइट, एक और राइट, चीज एक्चुअली मैं यहाँ पे रेज करना चाहूंगा कि जो यूपीएससी है या कोई भी एग्जाम है, ये काफी हेक्टिक होता है। ये मतलब ये आपको मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा ड्रेन कर लेता है। सो राइट, यू हैव टू बी एक्चुअली फिजिकली फिट एज वेल फॉर अपीयरिंग इन दिस एग्जाम। So राइट, there should be some kind of physical activities that should be involved. Some kind of should actually take rest. Very important part. What I believe is you should have 6-7 hours, whichever you feel is appropriate time, which is important to actually take that much amount of rest, and then physical activity, some sort of physical activity. This is also very important for working professionals, because they might feel that it is a waste of time, but it is not a waste of time. It is a very important part of this entire preparation in itself, because it will राइट, actually allow them to prepare at the same time to work in whichever organization that they are working in. So I think there should be a balance of both the things, and a proper timetable should be there so that they can give wastage of time can be reduced and maximum time can be given towards study. राइट। नहीं, आपने एक जो पॉइंट अभी हाईलाइट किया है फिजिकल एक्टिविटी वाला, सो दिस रिकॉल्स मी एक्चुअली, आई वाज इंटरव्यूइंग द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ अ सिटी इन बिहार, खुशबू नाम है उनका। 2018 की टॉपर रही हैं। आई थिंक आई एम नॉट श्योर कौन सा वहां का जिला था, क्या डिस्ट्रिक्ट था, बट या खुशबू, आई स्पोक टू खुशबू एंड देन वो रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी जा चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो शी टोल्ड मी अबाउट, यार फिजिकल एक्टिविटी बहुत, आई मीन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच जो भी आपकी मेंटल इंड्योरेंस को बढ़ाए, हम्म। जो आपकी ये एक जो बर्नआउट होती है उसको अच्छा करे, इंक्रीज करे। और खुशबू ने एग्जाम क्लियर किया just because she started doing physical activities, exercise, yoga, meditation, and that made her calm actually। वो सारे इतने हैphazard चीजें हो रही थी, and that was the phase she realized, no, I have to, like आधा घंटा भी करना है, बट करना है। वो सब कुछ ठीक कर रही थी, लेकिन वो एक एक्टिविटी नहीं चल रही थी जो आप बता रहे थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब ये एक्चुअली मैंने भी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट जो था उसमें काफी रियलाइज किया। और मैं उस टाइम पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में था अपने नासिक में। तो वहाँ पे बैडमिंटन और दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, उसकी जो जी, फैसिलिटीज हैं। तो मैं भी ट्राई करता था आधा घंटा, अपना आधा घंटा 1 घंटा जितना भी हो सके। तो उससे ये होता है कि जो आपका जो आपने जो भी काम किया है वो भी एक आपका फ्लश आउट हो जाता है, जो भी ये होते हैं, जो भी टॉक्सिन्स जो होते हैं। एंड आई पर्सनली फेल्ट दैट आफ्टर दैट 1 hour of activity we feel more energetic in our preparation. राइट, राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। दो क्वेश्चन हैं वन लाइनर वाले, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लेट्स से हाइपोथेटिकली, अगर अनफॉर्चुनेटली आपका इस अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ होता, क्या आप थर्ड अटेम्प्ट देते? ये बहुत ये सवाल है एक्चुअली, क्योंकि रेलवेज भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं तो मोस्ट प्रोबेबली मैं थर्ड अटेम्प्ट में देता। बट अगेन इट वुड नॉट हैव बीन एट द कॉस्ट ऑफ माय जॉब दैट आई एम डूइंग इन रेलवेज। सो राइट, मेरा काफी माइंड मेड अप था कि मैं अब नहीं दूंगा ये मेरा 2 अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में मैं जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था मैंने सब कुछ को ट्राई कर लिया था। मे बी ये काफी लोगों को उतना ये ना लगे सुनने में, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं देता, और मैं
मेरा जो प्रेजेंट जॉब है ये इक्वली गुड जॉब मुझे लगता है, और मैं इसमें ही कंटिन्यू करता। इसीलिए मैंने पूछा दिस इज वाई बिकॉज या आई मीन इट्स अ डील ब्रेकर क्वेश्चन बेसिकली, कि हम कहाँ पे अपना प्रयास छोड़ रहे हैं। और शायद अगर आपने ये चीज सोची होती फर्स्ट अटेम्प्ट में कि यार रहने दो, मैं नहीं दूंगा, या फिर लेकिन आपने कहा अपने आप को यार एक प्रयास और, आई थिंक एक मौका और देता हूं मैं अपने आप को, और आपने फोड़ दिया उसमें। हाँ, ये डिफरेंस था फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में मुझे ये फीलिंग नहीं आई कि यार मैंने अपना 100% दे दिया है करके। जो Right. मुझे सेकेंड अटेम्प्ट के बाद में जब मैं इंटरव्यू देकर के आया या जो मेंस देकर के आया, तो मुझे लगा कि मैंने अपना जितना हो सकता था उतना मैंने दे दिया है। और ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि वी शुड नो व्हेन टू स्टॉप। अगेन आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक दिस थिंग्स, बट मे बी आई थिंक वी शुड हैव अ पॉइंट वेयर वी शुड एक्चुअली स्टॉप। एंड मेरे लिए ये मेरा पॉइंट था जहाँ पे मैं स्टॉप करता, और मैं अपने जो मेरा जो ये जॉब है कंटिन्यू करता मैं, अगर इसमें नहीं हो पाता मेरा। राइट नहीं, डेफिनेटली। अब बहुत सारे लोगों को ये ऐसे कश्मकश में रहते हैं, दे वो एक एम्बिग्यूटी रहती है, दैट व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, बिकॉज देयर विल बी प्लेंटी ऑफ पीपल who will actually resonate your energy, who will actually resonate आप जो भी आप जॉब कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो इससे आई थिंक उनको एक जवाब मिल जाएगा, एक सॉलिड रीजन मिल जाएगा कि बॉस आखिर अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक देन यू मूव फॉरवर्ड, इफ यू नॉट देन वो एक प्रयास हो सकता है आपका क्लियर हो जाए। जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, जब रिजल्ट आपने बताया घर पे इस बार, क्या रिएक्शन था पापा मम्मी का? वो तो बहुत खुश थे। वो मेरे हिसाब से मेरे से 100 टाइम्स ज्यादा खुश थे इस रिजल्ट को सुन करके। तो मतलब तुरंत ही वो घर गए, बाहर थे वो, और वो घर गए, और ये काफी मतलब अच्छा माहौल बन गया था घर में, इतना तो मुझे है। और जो रिश्तेदार आपको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे करोगे? ये एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूंगा, बट मुझे एक्चुअली सारे रिलेटिव्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। मेरी जो दीदी हो गई, मेरे बहन हो गए, सिस्टर, मेरा जो भाई है, या मेरे जो अंकल हैं, इनका काफी सपोर्ट था मुझे पूरे जर्नी में। तो क्योंकि मतलब इस पूरे जर्नी में काफी टाइम जो है बहुत दोस्त आते हैं, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई एक सपोर्ट स्ट्रक्चर हो, या आपके रिलेटिव हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, तो ये आपको दे हेल्प यू टू एक्चुअली to come back to a normal point. So इसमें मतलब सभी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खुश थे सभी लोग जो। ग्रेट। हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं, आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस भी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए प्रखर, और लबासना आपको मुबारक हो। ट्रेनिंग आई थिंक आपके पास एक आध महीने में आई थिंक ईमेल आ जाएगा। और हाँ, लबासना आपको मुबारक हो भाई, और मसूरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड वी विल डेफिनेटली बी इन टच। एंड सिविल्स दिल्ली की तरफ से वंस अगेन विशिंग यू अ गुड लक एंड ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ अहेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू हैव बीन वेरी काइंड एंड जनरस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम, थैंक यू। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो? 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker.